बच्चों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आपकी तैयारी में एक और छोटी सी मदद लेकर के आया हूं। एक ऐसा टॉपिक, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक ऐसा पार्ट होता है, बच्चे या तो इस पर कम ध्यान देते हैं, अगर इसके क्वेश्चंस करते हैं तो बहुत सारा टाइम खर्च हो जाता है, बहुत सारी कैलकुलेशन मिलती है। उस कैलकुलेशन से बचना है हमको हमको अपना टाइम सेव करना है। तो स्टार्ट करते हैं, सारी बातों को सीखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला सीखना बहुत जरूरी है। आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। टी नॉट क्या है बच्चों? दिस इज बेस टेम्परेचर। इस बेस टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस होगा वो आर नॉट है। कैपिटल टी टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस होगा वो आर है। इस कैपिटल टी को कहते हैं जनरल टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पर अगर हमें रेजिस्टेंस पता करना है तो वो टेम्परेचर है टी और रेजिस्टेंस है आर। लेकिन इसके लिए हमको बेस टेम्परेचर पता होना चाहिए। परेशान मत हो, बेस टेम्परेचर नहीं भी पता होगा तो भी काम चला दूंगा अभी आपका। ये जो अल्फा रखा हुआ है ना, अल्फा को सुनो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की और डिटेल स्टडी करने वाले हैं अपन। देखिए, अच्छा ये क्या आ गया? क्योंकि बेस टेम्परेचर को हम जनरली लेते, कुछ बुक्स को आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी रखती। मजबूरी है क्वेश्चंस की और मजबूरी है किताबों की, नॉट को जीरो रख करके और नया फॉर्मूला आपको ऐसा दिख जाता है। तो ये फॉर्मूला भी सही है और ये फॉर्मूला भी सही है। जब बेस टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले लोगे तब आप रख सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अल्फा की बात भी कर लो। कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस आएगा। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ना मतलब अल्फा पॉजिटिव है। सेमी कंडक्टर्स में अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। एलॉय के लिए बहुत स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो हम ये मानते हैं कि टेम्परेचर पर बढ़ाने के बाद में कोई चेंज नहीं होता रेजिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं। अरे भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। हम इसमें से ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे जिनको दूसरे बच्चे स्कूल्स में या फिर कहीं भी पढ़ने जाते हैं वहां से बड़ा सा एक लंबा लंबा चौड़ा मेथड यूज करते हैं। मतलब वही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जो हमने सबसे पहले देखा अभी। लेकिन हम इस ग्राफ की मदद से उस क्वेश्चन को एक लाइन में करना सिखाएंगे। देखिए, बस ये बात याद रखनी है कि रजिस्टर के लिए जब ग्राफ खींचे, मेटेलिक कंडक्टर्स में, सब जगह नहीं, मेटेलिक कंडक्टर्स में आर और टी का बिहेवियर कैसा होता है? लीनियर। मतलब एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और स्लोप हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है? आर नॉट टाइम्स अल्फा। तो एक बात तो तय हो गई कि स्लोप है कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेमीकंडक्टर्स के लिए मैंने कहा था, मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए ही वो ग्राफ चलेगा। सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, तब हमको ऐसा ग्राफ मिलेगा। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन रखा हुआ है, मैं अगर बताऊं आपको तो ये क्वेश्चन एज इट इज कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसा ये क्वेश्चन मैंने रखा है ऐसा ही क्वेश्चन डायरेक्ट हमको क्वेश्चन पेपर में दिख जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन दिख जाए तो चौंकना नहीं है, आपको तुरंत सही ऑप्शन को टिक करना है। क्या दिया गया? और आई, बी और आई का ग्राफ दिया गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से एंगल भी सेम दिए गए। हमसे पूछा गया टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा। एक इंफॉर्मेशन यहाँ जाननी जरूरी है कि कौन सा टेम्परेचर बड़ा और कौन सा टेम्परेचर छोटा होगा। बच्चों, वी आई ग्राफ में जो स्लोप होता है वो हमको क्या देता है? रेजिस्टेंस। क्योंकि डी वी बाई डी आई ये हमको क्या देगा? रेजिस्टेंस देगा। और रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप हमको क्या देगा? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा का रेजिस्टेंस ज्यादा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। तो यहां पर किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? स्लोप किसका ज्यादा? इसका ज्यादा कि इसका ज्यादा? तो इसका ज्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस भी इसका ज्यादा होगा, मतलब टेम्परेचर भी बड़ा होगा। इज ग्रेटर देन T1। एक तो इंफॉर्मेशन मिल गई। अब अपन बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको पॉज करना, पॉज करने के बाद एक बार खुद से सॉल्व करना। इस आप देखिए करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। मेरे बच्चे, हमको पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्लोप के, या इक्वल टू होता है स्लोप के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर।
हमने क्या किया, इस लाइन का स्लोप निकाला। मेरे बच्चे अगर ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये पूरा 90 है, तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा। हमने क्या किया, R2 कैलकुलेट करने के लिए tan 90 माइनस थीटा किया, जो cot थीटा हो गया। cot थीटा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, T2 के। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के। रेजिस्टेंस 1 ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के। मतलब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, tan थीटा, और T2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, cot थीटा। इसी बात को पकड़ लो और आगे वाला स्टेप ले लो। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये रिजल्ट मिले। अब यहां पर आपको पता है कि cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। आपको मालूम है कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। मेरे बच्चे जब तुम दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने पर जब एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा। अब हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में हमारा काम बन गया, 2 sin थीटा cos थीटा हो गया sin थीटा, और जो ऊपर न्यूमरेटर में 2 बचेगा, कांस्टेंट की कोई जगह नहीं होती जब हम बात करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी, तब हमको इस 2 को कंसीडर नहीं करना है। तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आएगा, T2 माइनस T1 इज डायरेक्टली cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा, और cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा को सिंप्लीफाई करके क्या लिख दिया, cot 2 थीटा। अब एक ज्ञान की बात यहां भी सीख, अगर इसी क्वेश्चन को टेढ़ा कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, ऐसे दे दें ये एक्सिस वोल्टेज और ये एक्सिस करंट, अब आपको टेम्परेचर दे दिया जाए, इसी सवाल को उल्टा कर दिया, चाहे इस क्वेश्चन को उल्टा करो चाहे इस क्वेश्चन को सीधा करो, रिजल्ट हर तरीके से cot 2 थीटा ही आएगा। तो ऐसे कुछ रिजल्ट्स को आप अपनी जेब में डाल करके जाइएगा। ऐसे क्वेश्चंस में भी अगर आप अपना टाइम खर्च दोगे तो फिर तो ये तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये रिजल्ट को आप याद रखिए, कभी भी ऐसा ग्राफ मिले, आपसे पूछा जाए कि टेम्परेचर डिफरेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो वो cot 2 थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पर कुछ ज्ञान की बातें और करेंगे। देखिए अगर दो रजिस्टर को आपने सीरीज कंबाइन किया है, दोनों का कोफिशिएंट डिफरेंट है, तो ऐसी कंडीशन में उसका इक्विवेलेंट कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा। हम ओम्स लॉ के बाद में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर वाला पार्ट पढ़ते हैं ना, तब हम इसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, या हमारा ध्यान नहीं जाता, और इसमें से प्रॉब्लम्स मेंस में भी आती हैं और मेडिकल वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। देखिए सीरीज में अगर हम कंबाइन करेंगे, ये हो गया इनका बेस टेम्परेचर R01 और R02। अब हमको सीरीज में कंबाइन करना है तो कुछ करना, सिग्मा आर अल्फा डिवाइडेड बाई सिग्मा आर। हम समझ में आया, इधर देख लो, सिग्मा आर अल्फा का मतलब R01 अल्फा 1 R02 अल्फा 2 डिवाइडेड बाई R01 प्लस R02। क्या किया, आर अल्फा का मल्टीप्लाई किया, ऊपर न्यूमरेटर में सबको रख करके जोड़ दिया, और डिनोमिनेटर में रेजिस्टेंस को जोड़ दिया। ये हिंट कहां से मिलेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में वैसे भी इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप रेजिस्टेंस को डायरेक्ट जोड़ते हो, ऊपर केवल रेजिस्टेंस को डायरेक्ट नहीं जोड़ना, उसके साथ में मल्टीप्लीकेशन होता रहेगा किसका, अल्फा का, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का। ऐसा सीरीज में पढ़ते हैं और ऐसा ही हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन कुछ रिजल्ट्स बहुत काम के। अगर इक्विवेलेंट का रिजल्ट पॉजिटिव आया तो हम कहेंगे भाई टेम्परेचर जब जब बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेकिन अगर इसका रिजल्ट नेगेटिव आया तो हम कहेंगे भाई मेरे टेम्परेचर जब जब बढ़ेगा तब तब रेजिस्टेंस घटेगा। लेकिन ये दोनों उतने काम नहीं आते जितना काम ये रिजल्ट आता है। अगर इस पर बड़े क्वेश्चन मिले, इसको ध्यान से सुन लो और इसको याद भी कर लो अगर हो सके तो। अगर अल्फा सीरीज इक्विवेलेंट 0 आ गया मेरे बच्चे, तो हम क्या करेंगे, अगर यहां पर इक्विवेलेंट 0 रख दोगे, ये इधर मल्टीप्लाई होकर के ये रिजल्ट देगा, इसका रिजल्ट 0 आएगा, और इस रिजल्ट से हमको मिलेगा R1 बाई R2 अल्फा 2 बाई अल्फा 1। बहुत आसान है, बराबर में 0 रखा,
R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2, ये हमको बराबर मिल जाएंगे और यहां से मिलेगा, आपको यहां माइनस भी लगाना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में यहां पर क्या था, प्लस। तो जब इसको उधर भेज करके जीरो करोगे तो R01 अल्फा 1 प्लस R02 अल्फा 2 मिलेगा जीरो, और वहां से ये सारी चीजें आएंगी। पैरेलल के लिए भी पढ़ना है। पैरेलल के लिए आपको कुछ नहीं करना, जैसे सिग्मा अल्फा आर किया था या सिग्मा आर अल्फा किया था, वैसे यहां पर सिग्मा अल्फा बाई आर करेंगे। इसकी हिंट कहां से मिलेगी? पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैसे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे? 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई आर 1 प्लस 1 बाई आर 2, वहां से हमको हिंट मिलेगा और वहां से ये रिजल्ट मिल जाएंगे। याद रखना कितना ही आसान है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए R1 प्लस R2 करते थे, वहां से हमने रिजल्ट निकाला सिग्मा आर अल्फा डिवाइडेड बाई सिग्मा आर। नीचे सारे रेजिस्टेंस को जोड़ दो जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते थे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप क्या करते थे इक्विवेलेंट निकालने के लिए? 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, जितने हैं सबको ऐसे इनवर्स करके ऐड करते थे। वहां से हिंट मिल गया। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला सोचना होगा तो सिग्मा अल्फा बाई आर अपॉन सिग्मा 1 बाई आर। इसको एक्सप्लोर करना है, इसको एक्सप्लोर कर दो। ये भी हमारे काम सबसे ज्यादा तब आएगा जब हमको ऐसे सवाल दिए जाएंगे कि दो रेजिस्टर को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन किया, उसके बाद में हमको ये वाला फॉर्मूला बड़ा काम आएगा। अगर अब इसमें चार बातें हैं, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, अल्फा 1 अल्फा 2, किसी एक को अननोन कर देंगे और ये रख करके आप उसमें से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, अगर हमको इक्विवेलेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट पता है तो बात तो ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट निकालेंगे। अदरवाइज बच्चों बैठे रहोगे वहां पे कैलकुलेशन करते रहोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पहले 5 मिनट खर्च दोगे, तब रिजल्ट आएगा, तब उसको अप्लाई करोगे। तो ऐसे कुछ रिजल्ट आपके फिंगर टिप पर रहने चाहिए। अगर आप मेंस के एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो ऐसे कुछ रिजल्ट आपके फिंगर टिप में होने चाहिए। अब आगे बढ़ जाइए। ये तो बहुत उम्दा क्वेश्चन है, बहुत उम्दा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि इस क्वेश्चन को जनरली स्टूडेंट 15 मिनट तक लगे रहते हैं, के बाद भी आंसर सही आया कि नहीं आया बड़े कंफ्यूज रहते हैं। अब इसमें वो बड़ा वाला फॉर्मूला देखा था ना आपने शुरुआत में, R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। अगर उसमें आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं जो आपको टेक्निक बताऊंगा उससे एक लाइन में आपका आंसर आएगा। मुझे लगता है 10 सेकेंड के अंदर बिल्कुल सही जवाब निकाल दोगे। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई 20 ओम। 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई 60। हमसे पूछा गया किस टेम्परेचर पर, किस टेम्परेचर पर, किस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस होगा 25 ओम। सवाल को फिर सुनो, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 ओम, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर 60 ओम, तो किस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस होगा 25 ओम? मतलब हमको टेम्परेचर की वैल्यू पता करनी है कि किस टेम्परेचर पर 25 ओम का रेजिस्टेंस होगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, वो फॉर्मूला मत लगाना, टाइम नहीं खर्चना है, टाइम सेव करना है। देखिए बच्चों, एक ग्राफ मैंने शुरुआत में आपको बताया था मेटेलिक कंडक्टर के लिए। मैंने कहा था रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, मतलब अगर स्लोप आप निकालोगे तो वो कैसा होगा? स्लोप होगा tan थीटा, और यहां पर थीटा तो एक जैसा ही रहना है, मतलब स्लोप तो कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप थोड़ी ना बदलता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट रहता है। और ये स्लोप यहां पर क्या देगा? स्लोप यहां पर देगा dr बाई, और ये कैसा रहेगा? कांस्टेंट। तो अगर इसका स्लोप कांस्टेंट होता है, ये फंडा हम यहां भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने क्या किया, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का डाटा लिख लिया। आप सुनिएगा, कोई भी दो इक्वेशन बन जाएंगी, इक्वेशन एक ही होगी, उसी एक इक्वेशन में दो सेट लेने पड़ेंगे। 60 ओम में से 20 ओम सब्ट्रैक्ट किया, मतलब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर, ये तो मैंने आपको बता दिया। यहां पर हमने किया R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1।
और यहां पर क्या किया, थर्ड वाले सेट को पहले से कर सकते थे कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते या फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन इतना लंबा काम करने की जरूरत क्या है जब हमारे पास छोटी छोटी वैल्यूज हैं। हम 25 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 5। मतलब हमने किया R3 माइनस R1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3 माइनस, एक लाइन में करने वाली टेक्निक है। स्लोप को बराबर कर दो। अब हमने किया क्या, ऐसा सेट बनाया बच्चों, और यहां पर देखिए ये आराम से कितने टाइम्स चला जाएगा, 12 टाइम्स। एक छोटी सी लीनियर इक्वेशन आ गई, इस लीनियर इक्वेशन को आगे सॉल्व कर लिया। जब इसको सॉल्व किया तो रिजल्ट क्या आएगा, 60 नहीं, यहां पर और आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर ये आ जाएगा 12 5 जा 6 बराबर आ जाएगा T माइनस 20। टेम्परेचर कितना आ जाएगा 6 प्लस 20, मतलब 80 डिग्री से। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। जरूर इसको एक बार ट्राई करिएगा बच्चों। जो मैंने आपको शॉर्ट टेक्निक बताई, एक लाइन में ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने की टेक्निक है, और ऐसे सवालों में फॉर्मूला लगाते रह जाओगे। स्लोप से अगर इस क्वेश्चन को लगाओगे तो 10 सेकंड के अंदर आंसर पाओगे। मैंने जो आपको आज जितनी भी टेक्निक्स बताई, इनको एक बार घर पर जरूर ट्राई करिएगा। और इसके बाद अगर कुछ और नई बातें जाननी हो, कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, उस टॉपिक में स्पेसिफिक पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कोई न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइए, मैं उसके लिए अलग से शॉर्ट टेक्निक आपको बता दूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये थर्ड वीडियो था, और सारे वीडियो लाएंगे। बहुत स्कोरिंग होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको बहुत मन से करिएगा। जितनी प्रॉब्लम